मेरा बर्थ जम्मू में हुआ। समटाइम्स उन लोगों पे गुस्सा भी आता है, अरे भाई मैं दूसरे को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले मैं अपने आप को तो ठीक कर लूँ। पूरा देश जानता है कि 7 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था। जम्मू के लोगों से ज्यादा उन लोगों का दर्द कोई नहीं जानता। भाई इस पे जो मूवी आई थी द कश्मीर फाइल्स, 10% भी नहीं है वो 10% भी नहीं है। वो 10% भी नहीं है। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में किया था, उससे भी बदतर हालत जो है उस टाइम पे हुई। और हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी उस समय की उतनी ही जिम्मेदार है, हमारी पब्लिक भी उतनी ही जिम्मेदार है। मार्केट में आके किसी से बात नहीं कर सकते, तुम इंडिया की बात नहीं कर सकते थे, तुम इंडिया का झंडा नहीं लगा सकते थे, तुम वहां पे खुलेआम घूम नहीं सकते थे शॉप्स पे। महीने की 20-20 दिन दुकानें बंद रहती थी। वहां पे G20 की मीट करवाना बहुत बहुत बड़ी बात थी। और वही जिन लोगों के कनेक्शन पार हैं वही लोग उनसे जाके बात करते हैं, उनको पैसा देते हैं और पता होता है, क्योंकि भाई उसको घर चलाना है, दिमाग चलना बंद हो जाते हैं। वो चीज नहीं है, सिखाने वाला कोई नहीं है। स्पोर्ट्स को लेकर भी अभी बहुत सारे डेवलपमेंट बचे हैं। विराट कोहली के प्रति प्रेम कितना है उधर? जान है वो सबकी, पूरे हिंदुस्तान की। आपके फेवरेट क्रिकेटर? धोनी। यस। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। हाउ आर यू एवरीबॉडी? दिस इज विशाल द वे एंड वेलकम टू टीवीडी पॉडकास्ट, द विशाल द वे पॉडकास्ट। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा डीप होने वाला है, क्योंकि आज इस पॉडकास्ट के अंदर हमने इनवाइट किया है नीरज शर्मा भाई को। वो जम्मू से बिलोंग करते हैं, उनका जन्म भी जम्मू में ही हुआ है। तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस उनसे पूछने वाले हैं जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड। तो जितने भी लोग इन सब चीज़ों को जानना चाहते हो, इस पॉडकास्ट को एंड तक देखना। अब विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। नमस्कार भाई, कैसे हो? बढ़िया। ओके, तो भाई आपसे जानना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप अपने चाइल्डहुड के बारे में बताओ। चाइल्डहुड लाइक मेरा बर्थ जो है जम्मू में हुआ, राइट। तो मेरे दादाजी थे, गवर्नमेंट जॉब करते थे। पापा के पास जो है प्राइवेट जॉब थी, उनके पास अल्टरनेट नहीं था, तो वो स्टेट से बाहर जॉब करते थे। तो दादाजी और चाचा जी जो है मेरे, वो जम्मू में ही जॉब करते थे, गवर्नमेंट जॉब करते थे। और चाचा जी की जॉब भी तभी जो है लगी थी जब जब मेरा जन्म हुआ था। ओके। तो मेरा चाइल्डहुड वहीं से शुरू हुआ। स्टार्ट जो मेरा हुआ वो स्प्रिंग डेल्स स्कूल हुआ करता था, वहाँ से जो है मैंने अपना स्टडी करना शुरू किया। मेरा मतलब बेसिक एजुकेशन वहाँ से शुरू हुई। उसके बाद जो है जब तक गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे दादाजी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से फ्लैट्स जो है अवेलेबल थे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, तो सारे एम्प्लॉयज़ मतलब वहाँ पे रुक सकते थे उनकी अपनी फैमिलीज़ के साथ। मैं उनके दादाजी ने मुझे अपने पास रखा, तो मेरा बेसिक जो है एजुकेशन वहाँ से शुरू हुआ। चाइल्डहुड के दौरान ही जब दादाजी का वर्किंग टेन्योर ख़त्म हो गया, उसके बाद हमें मूव ऑन करना पड़ा अपने गांव की तरफ। बिकॉज और चाचा जी गवर्नमेंट जॉब करते थे, बट उनको फ्लैट जो है वो अलॉट नहीं थे। लेकिन एक ही जगह पे होने के कारण हम पूरी फैमिली एक साथ एक क्वार्टर्स में रह सकते थे, क्योंकि ब्लड रिलेशन था तो वो रह सकते थे जी। तो उसके बाद जैसे ही हम गांव में थोड़ा सा मूव ऑन हुए, तो उसके बाद जो है मेरा एकदम से जो मुझे जिस लेवल पे मेरा एजुकेशन चल रहा था, या जिस लेवल का स्टार्टिंग में मेरे पास एजुकेशन था, आप ये कह सकते हैं कि गांव में आके मुझे उस लेवल पे जो चीज़ें हैं वो नहीं मिली। थोड़ा सा मुझे बैक फुट पे आना पड़ा, बिकॉज उस लेवल का स्कूल्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि उस टाइम पे भी स्प्रिंग डेल स्कूल्स काफ़ी अच्छी एजुकेशन और सुविधाएं जो है प्रोवाइड करता था, लाइक कंप्यूटर्स। मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ 92-93 की, ओके। राइट। बिकॉज 89 आई वॉज बॉर्न 89, एंड 93-94 में मैं कम से कम 4 से 5 साल का रहा हूँगा, मुझे आज भी याद है। उस टाइम पे जो है अभी रिसेंटली जो है हमारे दूसरे कंप्यूटर्स आते थे, पुराने वाले डिब्बे वाले, है ना। तो मतलब उस टाइम पे भी उस स्कूल ने मतलब हमें कंप्यूटर्स जो है सिखाना शुरू कर दिया था। और म्यूज़िक का एजुकेशन जो है हमें स्कूल से मिलती थी। तो बेसिकली अगर मैं हिमाचल, जे एंड के और पंजाब की बात करता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा
सिंगिंग का प्रचलन कुछ ज़्यादा है। काफ़ी सारे सिंगर्स आपको पंजाब से मिल जाएंगे, काफ़ी सारे सिंगर्स आपको हिमाचल से और जम्मू से भी। अभी जो है रिसेंटली पिछले अगर मैं 6-7 साल की बात करता हूँ तो वहाँ से भी काफ़ी अच्छे सिंगर्स जो हैं आए हैं। अच्छा भाई, आपने एजुकेशन सिस्टम की बात की, तो वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम डेवलप्ड है या अभी भी अंडर डेवलप्ड है? मैं ये नहीं कह सकता कि वो अंडर डेवलप्ड है, राइट। प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स हर स्टेट में होती हैं, राइट। लेकिन अगर मैं जो है बात करता हूँ पंजाब, हिमाचल या जम्मू कश्मीर से बाहर की स्टेट्स में लोग अपनी प्रॉब्लम्स को उस एजुकेशन प्रॉब्लम को टैकल कर लेते हैं, राइट। या हो जाती हैं क्योंकि हमारे पास सोर्सेज हैं, हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं। लेकिन जब आप हिमाचल में आ जाते हो या आप थोड़ा सा पंजाब को भी मैं चलो ठीक है अपनी तरफ से जो है छोड़ देता हूँ, लेकिन आप जब JNK में आ जाते हो, स्पेशली पहाड़ी एरियाज, वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है एजुकेशन से रिलेटेड। हाँ, एजुकेशन से रिलेटेड मैं कह सकता हूँ, राइट। जो फैसिलिटीज़ वहाँ पे पहुँचनी चाहिए वो पहुँचे ही नहीं, ओके। राइट। मैं इंडियन गवर्नमेंट का जो है इसमें जो है वो नहीं मानूंगा कि इंडियन जो है हमारी गवर्नमेंट का जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें कोई कसूर रहा है। उसमें उसमें मेरे को नहीं लगता कि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई उसमें गलती थी, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मुझे लगता है ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा बजट जो आता है वो पूरे JNK का आता है। चाहे आप उसे डिफेंस के नज़रिए से ले लीजिए, चाहे आप उसे जो है लोगों की हेल्प के नज़रिए से ले लीजिए, चाहे आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कह लीजिए या डेवलपमेंट के लिए कह लीजिए। तो गवर्नमेंट अपना काम, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम करती रही है पूरा, बट कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से वो सपोर्ट, वो फैसिलिटीज़, जिसको जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, या उन्होंने डेवलपमेंट करने का नहीं सोचा, जिसकी वजह से आज भी हम, स्पेशली अगर मैं JNK की बात करता हूँ, मैं हिमाचल को भी छोड़ूंगा इस केस में, आज भी हम हमारी हमारी जो वहाँ की यंग जनरेशन है अब जाके उसको फैसिलिटीज़ मिली हैं। मतलब फैमिलीज़ ने जो है एजुकेशन की तरफ बच्चों को धकेला है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं धकेलते थे, अभी पहले भी धकेलते थे, बट स्टिल वो फैसिलिटीज़ नहीं थी। बच्चा जो करता था वो अपनी मेहनत पे करता था, चाहे वो जो है किताबें पढ़ के वो नॉलेज निकाल रहा है, क्योंकि कंप्यूटर फैसिलिटी भी उस टाइम पे इतनी डेवलप नहीं थी और उस टाइम पे कंडीशंस वैसी थी कि इंटरनेट बहुत मुश्किल से चलते थे, राइट, एंड ड्यू टू कंडीशंस। तो जो है वहाँ के लोकल लोगों ने बहुत मेहनत करी, लेकिन जो है गांव के लोग उसमें से बहुत कम निकल पाए। और जो लोग सिटीज़ में थे, सिटीज़ में स्टिल फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके हो जाता था। ओके, सिटीज़ लाइक श्रीनगर। हाँ, मैं कह सकता हूँ लाइक श्रीनगर, राइट, लाइक जम्मू एक बहुत बड़ा हब है, राइट। एक तो सिटीज़ ऑफ टेम्पल है, और दूसरा जो है वहाँ पे जो मैक्सिमम जो जनरेशन जो मतलब वहाँ पे लोग रहते हैं, कम्युनिटी रहती है, राइट। हिंदू प्लस माउंटेन्स मुस्लिम्स, ये कम्युनिटी जो है ज़्यादा है। इवन जो है हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा है कंपैरेटिवली मुस्लिम्स, राइट। उसमें हमें एक कम्युनिटी और मिलती है, कश्मीरी पंडित्स, जी, राइट। तो जम्मू में फैसिलिटीज़ थी, उस टाइम पे भी फैसिलिटीज़ थी, जम्मू एडवांस था, राइट। जम्मू सिटी को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन ये चीज़ें गांव तक ना पहुंचने की वजह से हमारे गांव के जो बच्चे मतलब पढ़ना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, या शायद लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते थे, उनको वो फैसिलिटीज़ ना मिलने के कारण वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए। एंड जो वहाँ से सिटीज़ की तरफ या दूसरे स्टेट्स की तरफ आए वो आगे निकल गए। बिल्कुल, वो आगे निकल गए। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई अल्टरनेटिव्स नहीं थे, राइट। अब फॉर एन एग्जांपल मैं किसी गांव की बात करता हूँ, एक गांव में मेरे 4 परिवार रहते हैं, राइट। मेरे 3 परिवार वहाँ पे ऐसे हैं जो कि मुश्किल से अपनी जो है खेती बाड़ी करके जीविका चलाते हैं, या मेहनत मजदूरी करके जीविका चलाते हैं, राइट। तो
अगर उन्हें उस टाइम पे अगर उन्हें अपने एक बच्चे को भी स्टेट से बाहर भेजना होता था या डिस्ट्रिक्ट से बाहर भेजना होता था, तो कम से कम वो बंदा 10 बार सोचेगा, क्योंकि वो किसान है, राइट? और जम्मू सिटी के अंदर अगर आपको गवर्नमेंट सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपको पैसा अपनी पॉकेट से खर्च करना पड़ता था अपनी एजुकेशन के लिए और डेवलप होने के लिए, राइट? जो कि वो लोग नहीं कर सकते थे, जो आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में जी, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं कर सकते हैं। इवन स्टिल वहाँ के लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ करके, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से पैसा अरेंज करके जो है वो बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, फैसिलिटीज देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन स्टिल अभी भी बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहाँ नहीं मिल पाती है या नहीं मिल रही है आज भी। तो भाई जो गवर्नमेंट है वो डोर टू डोर नहीं पहुंच पा रही है, ऐसा कुछ? मैं कह सकता हूँ कि जो है डोर टू डोर नहीं पहुंच पा रही, बिकॉज डोर टू डोर पहुंचने की कोई कोशिश ही नहीं करता वहां पे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, राइट? सब अपने हाथ खींचने में लगे रहते हैं या फिर अपनी बड़ाई दिखा करने में लगे रहते हैं। जब भी मैक्सिमम टाइम्स मेरी आदत है, मैं बहुत सारे पॉड्स जो है वो फॉलो करता हूँ, देखता रहता हूँ यूट्यूब पे जाके, या यूट्यूब पे जब हमारे मीडिया वाले रोड शोज करते हैं या जो है पब्लिक से डिस्कशंस करते हैं, उस टाइम पे जो है उनके विचारों को मैं देखता हूँ। बट स्टिल समटाइम्स उन लोगों पे गुस्सा भी आता है। अरे भाई, मैं दूसरे को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले मैं अपने आप को तो ठीक कर लूँ। मैं अगर ठीक हो गया तो दुनिया अपने आप ठीक हो जाएगी। दूसरी हमारी कंट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये कि हम डिस्क्रिमिनेशन में बहुत जल्दी आते हैं, राइट? आप एक स्टेट में दो अलग अलग स्टेट के बंदे काम कर रहे हैं, राइट? ये मैं आपके साथ कॉर्पोरेट की बात कर रहा हूँ, जो मैंने अपने लाइफ में फेस करा, जो मैंने देखा। 18 साल मतलब 21-22 साल का, 23 साल का लड़का बीपीओ के अंदर घुस गया आंखें बंद करके, जिसके बारे में उसे बीपीओ का भी नहीं पता। मैं वो अपने करियर का मतलब वो टाइम वो टाइम बीपीओ में दे रहा था जिस टाइम पे शायद मुझे स्टडी करना चाहिए था, मुझे गेम्स में होना चाहिए था, मुझे अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए था। बट उस टाइम पे मैं अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा था। तो आप इन्हीं हालातों की वजह से आपने यहाँ का रुख लिया, बड़ी सिटियों का? लेना पड़ा, आपके पास ऑप्शन नहीं था। या तो आप बाकी फैमिलीज की तरह, बाकी लड़कों की तरह जिसके अपनी जो है जीविका चलाते, अपनी फैमिली को सपोर्ट करते, या तो फिर कोई बड़ा स्टेप लेके, रिस्क लेके, करियर पे रिस्क लेके या लाइफ पे जो है रिस्क लेके आप अपनी स्टेट से बाहर आओ, काम करो और फैमिली को सपोर्ट करो। अच्छा भाई, अभी आपने बीच में कश्मीरी पंडितों की भी बात की, ओके, और पूरा देश जानता है कि 7 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था। तो ये पूरा सिनेरियो कैसा हुआ था? क्योंकि आप आई गेस आप वहीं पर थे उस टाइम पे। नहीं, मैं वहाँ पे नहीं था, बिकॉज 93 का ये सिनेरियो है, जहाँ तक मुझे याद है। अगर डेट गलत हो जाए तो प्लीज़ माफ़ करना। 93 का ये सिनेरियो था और मैं 89 बॉर्न था, मैं जम्मू में था। हाँ, और जम्मू में था, कुछ बेहतर याद नहीं है। बट दादाजी बताते हैं, जो कश्मीरी पंडित है वहाँ पे, वो बताते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स रहे हैं, उन लोगों के साथ रहे हैं। तो जम्मू के लोगों से ज़्यादा उन लोगों का दर्द कोई नहीं जानता और ना ही कभी कोई जान पाएगा। लोग जो है टीवी पे आके बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। बहुत मुश्किल है एक ग्राउंड लेवल के बंदे के दर्द को जानना। भाई इस पे जो मूवी आई थी द कश्मीर फाइल्स, 10% भी नहीं है वो। 10% भी नहीं है? वो 10% भी नहीं है। तो असल में क्या हुआ था उस? देखिए सर, मैं कोई भी पॉडकास्ट पे हूँ, तो मैं कोई भी इंफॉर्मेशन जो है मैं गलत नहीं देना चाहूँगा, राइट? तो जो है, जो हमने सुना,
जो हमें बताया गया हमारे पूर्वजों द्वारा या दादाजी द्वारा, जो हमें बताया गया या जो चीज़ें हमने वहाँ पे सुनी हैं, यही है कि बद से बदतर हालत जो है उस टाइम पे की गई है। शायद मैं ये मानता हूँ कि वो जो जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में किया था, उससे भी बदतर हालत जो है उस टाइम पे हुई हो रही। जनरल डायर ने एटलीस्ट किसी लड़कियों के साथ बदतमीजी नहीं करी थी, बट वहां पे वो भी हुआ, जिंदा जला दिया गया। और हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी उस समय की उतनी ही जिम्मेदार है, हमारी पब्लिक भी उतनी ही जिम्मेदार है, क्योंकि हमने कभी केस उठाया ही नहीं, वो सिनेरियो उठाया ही नहीं। पूरी दुनिया कहती है कि आज कश्मीर एक मसला है, लेकिन वो मसला नहीं है, वो मसला बनाया हुआ मसला है। जब महाराजा रंजीत सिंह जी ने साइन करके दे दिया था कि हाँ भैया जम्मू तुम्हारा पार्ट है, राइट, इंडियन फोर्सेस डिप्लॉय करने में 3 दिन क्यों लग गए इनको, जबकि तुम्हें पता था कि अटैक हो चुका है ऑलरेडी। जम्मू कश्मीर पूरा हिंदुस्तान का था। आज सारे पीओके लेने की बात करते हैं, किस बेस पे बात करते हैं ये? जब उस टाइम पे जब हमारी इंडियन आर्मी रेडी थी और अपना हिस्सा वापस ले सकती थी, उस टाइम पे क्यों परमिशन नहीं दी गई? क्या वहां पे रह रहे लोग हमारे लोग नहीं थे? वो जगह हमारी नहीं थी, वो जमीन हमारी नहीं थी? थी। जिस बंदे को, जिस देश को तुम पिछले 75 सालों से समझाने की कोशिश कर रहे हो, 70 सालों से समझाने की कोशिश कर रहे हो, जो देश 70 सालों में नहीं सुधरा, तुम्हें क्या लगता है अगले 5 सालों में सुधर जाएगा वो? उस देश को अपने देश के लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, तो तुम क्यों उम्मीद रखते हो उससे, और क्या उम्मीद रखते हो? अच्छा भाई, अभी अभी की जो गवर्नमेंट है और पहले की जो गवर्नमेंट है, दोनों का कार्यचलन कश्मीर में सेम है या अभी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं? नहीं, अभी डिफरेंसेस हैं। जब से मोदी जी आए हैं, बहुत बहुत डिफरेंसेस हैं, राइट। सबसे बड़ी बात, अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि कश्मीर के अंदर G20 हुआ, राइट। जिस लोकेशन पे तुम जो है मार्केट में आके किसी से बात नहीं कर सकते, कि एक टाइम पे वहाँ पे ऐसे हालात होते थे, राइट। तुम इंडिया की बात नहीं कर सकते थे, तुम इंडिया का झंडा नहीं लगा सकते थे, तुम वहाँ पे खुलेआम घूम नहीं सकते थे शॉप्स पे, राइट। महीने की 20-20 दिन दुकानें बंद रहती थी, हर फ्राइडे दुकानें बंद हो जाती थी। वहाँ पे G20 की मीट करवाना बहुत 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 बड़ी बात थी, वो भी पूरी सेफ्टी के साथ। वो भी पूरी सेफ्टी के साथ। और जब पूरा इंटरनेशनल, आप क्या कहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी आपके पास आई होती है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। और वो भी एक स्पेशली हिंदुस्तान जैसे देश में, जिसने कभी भी अपनी तरफ से पहला अटैक नहीं किया किसी को आज तक। अगर किसी ने भी हेल्प मांगी है तो हमेशा हेल्प की है, हमेशा इंडिया इन चीज़ों में आगे रहा है, क्योंकि ये हमारे संस्कार हैं। अच्छा भाई, कश्मीर में 370 भी थी धारा जो इस गवर्नमेंट के आने के बाद हट गई कहीं ना कहीं, इससे कितना फर्क पड़ा? इसमें मैं ये कह सकता हूँ 2 टाइप का फर्क पड़ेगा हमें, जो मुझे समझ आता है। अगर मैं 370 की बात करूं, जब तक 370 हमारे पास थी या 35A हमारे पास था, तब तक ये था कि बाहर का बंदा आके जो है खुद अपने नाम पे ज़मीन नहीं ले सकता था, है ना, अपना बिजनेस नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से हमारे पास जो है इतने टाइम तक सोर्सेज नहीं मिले। ये था सबसे बड़ा रीज़न, हम जम्मू कश्मीर को सोर्सेज ना मिलने का। लेकिन इससे हमें प्लस पॉइंट ये था, जो मैं प्लस पॉइंट भी बताना चाहूँगा, जो मुझे लगता है कि सही था, कि जिस टाइम पे इंडिया में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा था स्पेशली, राइट, जहाँ पे फैक्ट्रीज लग रही थी, तो
उन चीज़ों से हमारा जम्मू कश्मीर और हिमाचल, ये दो जो एरिया हैं ये बचे। बिकॉज अगर आज की डेट में आप हरियाणा की बात करते हो, पंजाब की बात करते हो, या फॉर एन एग्जांपल मैं मुंबई की बात कर लूँ, तो सबसे बड़ा जो दिल्ली जो हमारा है पार्ट, उसमें सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जहाँ पे दुनिया भर की फैक्ट्रीज हैं, राइट, जिनकी वजह से पोल्यूशन होता है। तो मेरा ये मानना है 370 और 35A की वजह से एटलीस्ट हम पोल्यूशन से बचे रहे, हमारा पानी पोल्यूट नहीं हुआ, जो कि आज भी पूरे देश में हिमाचल, पंजाब और जम्मू कश्मीर के पानी से अच्छा कोई पानी है नहीं, पूरे वर्ल्ड में ही नहीं है, इतना मीठा पानी है। एटलीस्ट हमारा पानी बच गया। लेकिन अब जब 370 या 35 टूटी है, लेकिन तो मुझे ये उम्मीद है कि अभी इंडस्ट्रीज वहाँ नहीं जाएंगी। वहाँ पे मैंने हमेशा ही चाहा है कि वहाँ पे कॉरपोरेट्स जाएं, क्योंकि वहाँ की लोकेशंस ऐसी हैं कि आप अपने कॉरपोरेट्स बना के वहाँ पे अच्छे से चला सकते हो। जिस टाइप का आज की डेट में प्रेशर कॉरपोरेट्स के अंदर रहता है, मेरा मानना है कि अगर वो ऑफिसेज वहाँ चले जाएं तो एटलीस्ट वीकेंड पे या वीक ऑफ पे, या जब भी बंदा ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज फील करता है, तो एटलीस्ट वो वहाँ पे वो अच्छे से रिलैक्स हो सकता है, क्योंकि एक वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है। एंड इससे वहाँ के लोगों को, जो यंगस्टर्स है, उनको एक तरीके से रोजगार भी मिलेगा। रोजगार मिलेगा, और सबसे बड़ी बात उन लोगों को जो है इन फैक्ट्रियों के अंदर जो है वो काम नहीं करना पड़ेगा, जहाँ आज भी प्रॉपर वेजेस जो हैं वो नहीं मिलते हैं। ओके। आज भी वो लोग 9,000, 10,000, 12,000 पे काम कर रहे हैं। आपको हमारी पढ़ती हुई जनरेशन आपको चंडीगढ़, हिमाचल, दिल्ली में मिलेगी, और वो जनरेशन पढ़ते पढ़ते बीपीओस के अंदर काम करती है। मैं बीपीओ इंडस्ट्री का बंदा हूँ, मैं खुद 4 साल नोएडा में रहा हूँ, मैं खुद 4 साल चंडीगढ़ में रहा हूँ, 7 साल हो गए मेरे को आज बीपीओ सेक्टर के अंदर काम करते। तो वो लोग पढ़ाई के साथ साथ बीपीओस के अंदर जॉब करके जो है अपना खर्चा निकालते हैं, अपनी कॉलेज की फीस देते हैं, और फैमिली वालों को सपोर्ट करते हैं। कुछ बच्चे, कुछ गर्ल्स तो ऐसी भी हैं कि सिर्फ फैमिलीज को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए चंडीगढ़, दिल्ली या दिल्ली से बाहर भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यूपी या मुंबई, दिल्ली, कहीं भी जॉब्स करने के लिए बाहर आना पड़ता है। जबकि फैमिलीज कभी नहीं चाहती हैं कि जो है स्टेट छोड़ के एक लड़की स्टेट से बाहर जाए काम करने के लिए। हमारी हिमाचल और जम्मू एंड कश्मीर आज भी जो है अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं, अपना कल्चर नहीं भूला है हमने। और जो है हम यही उम्मीद करेंगे कि आगे भी हम लोग अपना कल्चर ना छोड़ें, लेकिन स्टिल वो बच्चे, 12वीं पढ़ा हुआ बच्चा घर छोड़ता है जब, उसको दुनिया का कुछ पता नहीं है, वो एक ऐसी जगह से जा रहा है जो उसके लिए बिल्कुल वो नई दुनिया है। वो वहाँ पे जाके उसे क्या सही करना है, क्या गलत करना है, उसे समझ नहीं है, लेकिन वो चाहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कश्मीर का जो कल्चर है वो बहुत रिच है, और कश्मीर बहुत खूबसूरत है अपने आप में। जम्मू एंड कश्मीर की ब्यूटी अलग है, जन्नत कहा जाता है उसे भारत का। तो अब मैं आपसे उसके कल्चर के बारे में पूछना चाहूँगा कि असल में वहाँ का कल्चर है कैसा। मेरा ये मानना है, जो हमने सुना, जो हमने फील किया उन लोगों के साथ रह के, या उन लोगों के बीच में हम पले बड़े हुए, तो उन लोगों का कल्चर बहुत अच्छा है। कश्मीर जैसा कल्चर जो आज़ादी से पहले भी था, आज़ादी के गुलामी के दौरान भी था, और आज भी है। इंडिया में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। चाहे आप आर्ट के मामले में ले लीजिए, आर्टिकल्चर जो है पूरे कश्मीर का फेमस था, चाहे आप उनके पश्मीना शॉल ले लीजिए, चाहे आप उनकी दस्तकारी ले लीजिए। हमें बहुत मुश्किल से इंडिया के अंदर जो है
कश्मीरी कल्चर हमें ढूंढने से मिलता है, राइट। वो लोग थे कि अगर कोई बाहर के बंदे को, किसी भिखारी को अगर वो देख लेते थे वहां पे बैठे हुए, तो उनको भी घर में बैठ के पूरी उनकी जो है मेहमान नवाजी की जाती थी। और कश्मीरियों जैसी मेहमान नवाजी कोई नहीं कर सकता था, और ना ही आज भी नहीं कर पाता है। वो लोग इतने इतने प्यारे लोग हैं, लेकिन जो सिचुएशंस वहां पे क्रिएट की गई वो जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स की वजह से हुई, और उसमें पिसता रहा सिर्फ एक आम बंदा, आम फैमिलीज, जो कि नहीं होना चाहिए था। भाई बेसिकली ये सबसे ज़्यादा हुआ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच है उसके कल्चर में, ठीक है, कोई उनको टक्कर नहीं दे सकता जम्मू एंड कश्मीर को उसके कल्चर में, है ना, एंड पाकिस्तान की बॉर्डर के पास है, इसलिए ये सारी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो रही है। मैं कह सकता हूँ बिकॉज देखिए जब पाकिस्तान बना, राइट, तो चाहे हम कुछ भी कहें, जम्मू कश्मीर से लगता हुआ हिस्सा भी पाकिस्तान में गया, राइट, वहाँ से पंजाब का हिस्सा जो है वहाँ पे गया, राइट। तो बहुत सारी कहीं ना कहीं वो कनेक्टिविटी रहेगी, राइट। या तो आप उसे बिल्कुल ब्लैकआउट करिए, राइट, या तो आप बिल्कुल उसको ब्लॉक कर दीजिए वो हिस्सा, कि भैया 1% भी यहाँ से वहां नहीं हो पाएगा, राइट। उनका कहीं ना कहीं, अब जो लोग, मैं मानता हूँ बहुत गलत होता है, राइट, लेकिन जो लोग कश्मीर से जो लोग निकल के आते हैं ना, कहीं ना कहीं उनकी कनेक्टिविटी रहती है, जो कि सबसे मेजर प्रॉब्लम है। आपको ये कनेक्टिविटी तोड़नी पड़ेगी। जब तक आप ये कनेक्टिविटी नहीं तोड़ेंगे तब तक हमारे आर्मी के लोग, हमारे पुलिस के लोग, हमारे लोकल लोग, हमारे जो हैं राजनेता लोग, ये भी कहानी बताऊंगा अभी मैं आपको, तो यूं ही मरते रहेंगे। अभी आपने जो है तकरीबन 7-8 महीने पहले JNK के केसेस सुने होंगे कि बीजेपी जो भी नेता ज्वाइन करता था, या जो भी वहाँ पे लोकल बीजेपी ज्वाइन करता था कश्मीर साइड में, कुछ नेताओं के मर्डर्स भी हुए, आतंकवादियों द्वारा मारा गया। ये सच है भाई? हाँ, असल में ऐसा हुआ है। कुछ बीजेपी नेताओं को अटैक्स हुए थे बेसिकली। और अगर आप अप्रॉक्स नंबर बता सको, अगर आपको पता हो तो। नहीं, मैं गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन 1-2 बार मैंने भी न्यूज़ में ही सुना था, मैंने किसी के मुंह से नहीं सुना है, मैंने भी न्यूज़ में ही सुना है। तो जो है, तो ये मेरे ध्यान में थी बात। पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ज़्यादा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। हाँ है, जम्मू के साथ आज तक क्रिटिसिज्म होता आया है, जम्मू को आज भी वो चीज़ें नहीं मिली, राइट, क्योंकि उस टाइम पे भी अगर मिलती थी, कश्मीर में भी अगर मिलती थी, तो कुछ पर्टिकुलर लोगों को मिलती थी, गिने चुने लोगों को वो फैसिलिटीज़ मिलती थी, वो पैसा मिल जाता था, जिसकी वजह से कश्मीर ग्रो हो गया। कश्मीर ग्रो हो गया क्योंकि वो नॉलेज से अच्छे थे, उनके पास एनवायरनमेंट वैसा था, तो जिसकी वजह से उनको फैसिलिटीज़ मिल गई। उन्होंने अपने बच्चों को बाहर भेजा पढ़ने के लिए, फॉरेन कंट्रीज़ में गए, वहाँ से वो एजुकेशन लेके आए। लेकिन वो पैसा जिन सुविधाओं के लिए आया था, वो सुविधाएं हमारे बैकवर्ड एरिया के लोगों को नहीं मिली, कभी भी नहीं मिली, आज तक नहीं मिली, और आगे का पता नहीं, आगे का भगवान मालिक है। तो भाई आपको ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल सिस्टम का कहीं ना कहीं एक छोटा सा कनेक्शन टेररिज्म से हो सकता है? देखिए, मैं ये चीज़ नहीं कह सकता क्योंकि मैं खुद कंफर्म नहीं, राइट, लेकिन हाँ, वहाँ पे प्रॉब्लम्स रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स। अच्छा। और सबसे बड़ी, मैं वही बता रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेशन जो मैंने बात करी थी जम्मू रीजन के साथ, यही तो मेन जो है प्रॉब्लम है, राइट। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कश्मीर में को एक राज्य का दर्जा दिया और गवर्नमेंट्स बननी शुरू हुई, तो
इवन कश्मीर का जो एरिया है वो कम है, लेकिन उसमें स्टिल सीट्स ज़्यादा हैं। बट जम्मू कश्मीर का जो एरिया, सॉरी जम्मू 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 वाला जो रीजन है, उसका जो एरिया है वो ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है, स्टिल हमारी सीट्स कम है। और जस्ट बिकॉज ऑफ ये इस रीज़न की वजह से हुआ, क्योंकि भैया वहाँ पे एक बोल दिया गया कि भैया हमेशा जो सरकार है वो कश्मीर की रहेगी। जम्मू रीजन के लोगों की सरकार आ ही नहीं सकती थी, जस्ट बिकॉज ऑफ क्यों? क्योंकि भैया सीट्स ही बराबर नहीं है, और जब तक सीट्स बराबर होंगी नहीं हम आ नहीं सकते, राइट? अगर ये वो चीज़ नहीं होती और सीट्स बराबर होती, या अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन होती, या एरिया के हिसाब से होती, तो जम्मू रीजन की सरकार काफ़ी देर पहले ही आ चुकी होती, और JNK की सिचुएशन स्टिल वैसी ना होती। अगर मैं जम्मू के रीजन की बात करता हूँ, मेन सिटीज़ हैं क्या? 3 से 4 5 मेन सिटीज़ हैं। आप जम्मू मेन सिटी ले लीजिए, आप कटरा ले लीजिए, आप उधमपुर ले लीजिए, और थोड़े बहुत जो उसके आसपास के लगते एरिया के हैं, राइट? और अगर मैं इस साइड से बात करता हूँ, इस साइड से गिन के 5 या 6 सिटीज़ ऐसी हैं, या जो है गांव हैं, लेकिन आप कस्बा कह सकते हैं, कस्बा टाइप हैं, राइट? तो ऐसे हैं। जैसे आप सांबा ले लीजिए, सांबा का आपने काफ़ी नाम सुना होगा, हमेशा अटैक्स होते रहते हैं, गोलीबारी होती रहती है। कठुआ डिस्ट्रिक्ट है हमारा डिस्ट्रिक्ट, जैसे ही आप पंजाब से एंटर करते हैं सबसे पहले आपका कठुआ आता है, और लखनपुर आता है। बनी ले लीजिए, बसोली ले लीजिए, यही एरियाज हैं, यही कस्बे हैं जम्मू में, है ना? तो ये लोग तो जो आज कश्मीर में थी चीज़ें वो नहीं होती। अच्छा भाई, मैंने बहुत बार ऐसा सुना है, और न्यूज़ में भी ये सब ज़्यादा दिखाया जाता है कि वहाँ की यूथ को बहकाने का काम ज़्यादा हो रहा है वो देखो, एक युवा या एक यंग पर्सन कब बहकता है? जब वो फ्रस्ट्रेटेड है। और वो फ्रस्ट्रेटेड क्यों है? ऑप्शन ही नहीं है ना यार उसके पास। जो बंदा आज मेरी डेट का है, नाउ आई एम 33, राइट? तो जो बंदा मेरी एज का है, राइट, जो पिछले 20 सालों से, 25 सालों से, 30 सालों से एक ही चीज देखता आ रहा है कि हर तीसरे दिन बंद है, हर तीसरे दिन हड़ताल है, जहां पे उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए एजुकेशन नहीं मिल रही, जहां पे फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी फैसिलिटी नहीं मिल रही। 6 महीने के लिए पूरा का पूरा श्रीनगर, कश्मीर, द्रास, लद्दाख, 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए तो ये वैसे ही रूट बंद रहते हैं, ठीक है? और जो बचे हुए 6 महीने हैं, वो तो उन 6 महीनों में से 5 महीने उनके हड़तालों में चले जाते हैं। ना कोई इनकम ऑफ सोर्स है, ना कुछ। तो यार बच्चा तो फ्रस्ट्रेट होएगा ही ना यार। अब उसको भैया घर में खाना लाना है, कुछ लाना है, राइट? वो पैसा चाहिए, राइट? और वही जिन लोगों के कनेक्शन पार हैं, वही लोग उनसे जाके बात करते हैं, उनको पैसा देते हैं, और पता होता है, क्योंकि भाई उसको घर चलाना है। वो बंदा फ्रस्ट्रेटेड हो गया, उसको कुछ दिमाग चलना बंद हो जाते हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट तो कुछ दे ही नहीं रही ना, वो तो वही गिने चुने लोग हैं। अभी कंडीशन चेंज है या अभी भी वही कंडीशन है वहाँ? चीज़ें जो है, मैं जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जब से 370 गया या 35 से गया, उसके बाद चीज़ें सही होने लग गई हैं। अब यार 70 साल 75 साल का कूड़ा करकट मचा रखा है, उठाने में टाइम तो लगेगा। तुम कहो कि नहीं भाई जी, मोदी जी के पास, योगी जी के पास जो है जादू की छड़ी है, घुमा दी और सारी चीज़ें एक साथ हो गई, वो नहीं हो सकती। और ये गंद फैलता ही नहीं अगर पाकिस्तान जो है, इन्होंने भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को नहीं मरवाया होता और पाकिस्तान नहीं बना होता। जो वो 5 6 लोग, 10 लोग जो जैसा कंट्री वो चाहते थे वैसा कंट्री तो बना ही नहीं ना। वल्लभ भाई पटेल को तो इन्होंने बनने नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात, राजगुरु भगत सिंह सुखदेव के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, जिनको अपना भविष्य देखना था, लेकिन वो हम लोगों के लिए घर छोड़ के आए थे,
उनको क्या पड़ी थी, जहाँ उस टाइम पे आई थिंक आबादी तो मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर मैं कहता हूँ राजस्थान 2-3 स्टेट्स के लोग भी एक साथ इकट्ठे हो जाते ना, जो 1857 में होना था जब रानी लक्ष्मीबाई जी को अंग्रेजों ने मारा, ठीक है, तो जो काम होना था उस टाइम पे वो नहीं हो पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मंगल पांडे ने पहले वो क्रांति शुरू कर दी थी, राइट। वहां पे मंगल पांडे जी तक मेरे ख्याल से वो खबर नहीं पहुंची थी, या उनको नॉलेज नहीं था उस बारे में, जिसकी वजह से मंगल पांडे जी पहले जो है उनके खिलाफ हो गए, जिसकी वजह से मंगल पांडे जी को वहीं पे जो है सजा दे दी गई, और लक्ष्मीबाई जी और बाकी सारा हमारे जो प्रांत हैं ये बिखर के रह गए उस टाइम पे, नहीं तो उसी टाइम पे आज़ादी मिल जाती। फर्क सिर्फ इतना है, उस टाइम पे लोग अंग्रेजों के लिए काम करते थे, आज अपने लिए काम करते हैं। एक गरीब बंदा कैसे सरवाइव कर रहा है इंडिया के अंदर किसी को नहीं पता है, क्योंकि कोई ग्राउंड लेवल पे नहीं जाता, सब बातें करते हैं। माइट भी आपने यूट्यूब पे एक जो है लुधियाना के लड़के के बारे में सुना होगा, राइट। काफ़ी ज़्यादा वो लोगों की हेल्प करता है, लाइक मेडिकल्स के रिलेटेड, अनमोल कवात्रा। अरे क्या क्या पड़ी है उस बंदे को करने के लिए, वो बंदा चिल्ला चिल्ला के मर गया, चिल्ला चिल्ला के मर गया कि भैया चीज़ें सुधार लो पंजाब के अंदर, चीज़ें सुधार लो पंजाब के अंदर, नहीं सुधरे। गवर्नमेंट के कान पे रूं जूं नहीं रेंगती है। क्या गवर्नमेंट को नहीं पता कि पंजाब में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा? सबको सब पता है, लेकिन अपने ही देश के गंदे पानी में हाथ कौन डाले, अपने कपड़े क्यों गंदे करें आप? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। चाहते तो हैं सारे कि भैया भगत सिंह आए, लेकिन मेरे घर से ना आए, ये प्रॉब्लम है। जब तक हम ये चीज़ें नहीं सुधारेंगे हमारा कुछ नहीं हो सकता। जब तक हम एक दूसरे को सपोर्ट करना चालू नहीं करेंगे कुछ नहीं हो सकता। जब तक हम ये जातिवाद से बाहर निकल के नहीं आएंगे कुछ नहीं हो सकता। भाई गुस्सा आता है कभी कभी कि पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से आम आदमी वहां पर आता है, घुटता है। आता है। बहुत चीज़ें हैं दिल में, बहुत बहुत बोलने का दिल करता है बहुत बार। फिर सोचता हूँ कि यार मेरे अकेले के बोलने से कुछ नहीं होगा, राइट। लेकिन हाँ, स्टिल मैं ये मानता हूँ कि अगर मेरे बोलने से एक बंदा भी चेंज हो गया ना, तो मेरी जो सोच है वो सफल हो जाएगी। लेकिन आज की चीज़ें देखते हुए, मतलब काफ़ी टाइम मैंने जो है दिल्ली से इस साइड और दिल्ली में बिता दिया, लेकिन आज की जनरेशन से जब मिलता हूँ ना, सॉरी टू से बट नहीं, वो हमारा कल्चर ही नहीं था। ठीक है, इंटेलिजेंट हम आज भी हैं, इंटेलिजेंट हम पहले भी थे। हिंदू धर्म से पुराना धर्म कोई नहीं है, हमारे ग्रंथों से ज़्यादा पुराने ग्रंथ कोई नहीं है, ठीक है। उस टाइम पे भी जो है बड़े बड़े विद्वान हुए हिंदुस्तान के अंदर, हमारे हिंदू धर्म के अंदर। आज हम लोग कहते तो हैं हम हिंदू हैं, हिंदुओं वाला कोई काम नहीं है, काम नहीं है। हिंदू हम किसे कहते हैं, राइट। पूरे हिंदू धर्म में जो है अगर मैं बात करता हूँ, सबसे ज़्यादा कहते हैं कि पंडित ही आते थे, सर्वश्रेष्ठ पंडित ही आते थे, राइट, शर्मास। आज के पंडित क्या, एक मतलब बहुत कम पंडित ऐसे होंगे जो पंडितों वाला एक्चुअल में काम करते होंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ और ये सब जानते हैं, मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ। अरे यार पहले अपने आप को सुधार लो, खुद हिंदू बन जाओ, अच्छे से चीज़ों को समझो, दूसरे लोगों की हेल्प करने की कोशिश करो, राइट। जो जो सरवाइव नहीं कर पा रहा है उसके सर्वाइवल में सपोर्ट करो, तब जाके चीज़ें सही होंगी यार। हमें 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 सोच बदलनी पड़ेगी, किसी को कहीं से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कोई शुरू ही नहीं करना चाहता, और जो शुरू करना चाहते हैं हम उसकी टांग खींचना शुरू कर देते हैं।
एग्जाम्पल आपको मैंने दे ही दिया, अनमोल कवात्रा का, आप यूट्यूब पे जाके उसका चेक कर सकते हैं। दुनिया भर से उसको सपोर्ट मिलता है, लेकिन जो है अपने ही कंट्री के लोग हैं जो उसकी टांगे खींचने में लगे रहेंगे। भाई क्रिकेट को लेके कितना प्यार है उस तरफ? देखिए, क्रिकेट जो है बहुत खेला जाता है और बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। इवन जो है मैं खुद क्रिकेट खेलता था, राइट, लेकिन मतलब वही है, सिचुएशंस, बहुत इच्छाएं थी, सब खत्म हो गई सिचुएशंस के कारण, जॉब्स के कारण, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण। ठीक है, लेकिन हाँ, जो है अच्छे प्लेयर्स हैं JNK के अंदर भी, बस रिक्वायर्ड है फैसिलिटीज़ की, ज़रूरत है फैसिलिटीज़ की। सिटीज़ के अंदर तो फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं लोगों को, एकेडमीज़ मिल जाती हैं, राइट, लेकिन जो लोग गरीब हैं, खेलना चाहते हैं इंडिया के लिए आज भी IPL स्टेट के लिए, उन लोगों को वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, जो कि टैलेंट दबते दबते वो ख़त्म हो जाता है। भाई मैं मानता हूँ कि आज क्रिकेट जो है वो एक सिर्फ स्पोर्ट नहीं बना है, पूरे देश में वो प्यार बांटने का एक जरिया बन गया है। ये फैक्ट है। वहाँ पर भी प्लेयर्स हैं, पर हम देखना चाहते हैं और प्लेयर्स वहाँ से इंडियन क्रिकेट टीम में। वो कैसे आएंगे आप बताइए? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, सारी बात बताई, राइट, वो कैसे निकले? अरे एक बच्चा है, ठीक है, बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन वो कॉस्को की बॉल से खेलता है, राइट, उसको एक लेदर की बॉल लेने के लिए कम से कम 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि 4 या 500 रुपये से कम एक लेदर की बॉल नहीं आती है, और एक लेदर की बॉल एक ही मैच चलती है, या फिर 10 से 15 ओवर चलती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है वो। जिस बंदे को, अगर उस बंदे को प्रैक्टिस करनी है या अपने लाइफ में आगे जाना है, वो रोज़ के 500 रुपये खर्च नहीं कर सकता एक बॉल के लिए। ग्राउंड्स नहीं है, कोचेस नहीं है, सिखाने वाला कोई नहीं है, कैसे आएगा बच्चा बाहर? मतलब स्पोर्ट्स को लेकर भी अभी बहुत सारे डेवलपमेंट बचे हैं वहाँ पर होने बच्चे हैं, बिल्कुल। क्या ही मिला है? जम्मू प्रोविजन को तो मिला ही नहीं, श्रीनगर में तो फिर होंगे, या जम्मू सिटी में मान लिया मैंने होगा, अरे बाकी तुमने एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्पोर्ट्स सेंटर बना दिया, ग्राउंड बना दिया, वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कोई आ रहा है, कोई भर्ती हो रहा है, नहीं हो रहा है, फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, कौन देख रहा है? कौन गवर्नेंस कर रहा है उस पर? हिंदुस्तान की प्रॉब्लम भी ये भी तो एक और प्रॉब्लम है हिंदुस्तान की। गवर्नमेंट कानून बना देती है, सब कुछ बना देती है, उस पर गवर्नेंस कौन करेगा, राइट? कि एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे भाई कुछ पहुंचा नहीं पहुंचा। आपको लगता है कि अगर ये सारे चीज़ें वहाँ पर दे दी गई तो आने वाले कुछ सालों के अंदर बेस्ट प्लेयर्स वहाँ से निकलेंगे? बिल्कुल निकलेंगे, और वो क्यों निकलेंगे वो भी बता देता हूँ। अगर आज की मैं बात करता हूँ, जो है स्टिल पंजाब के इस साइड्स की, राइट, एक टाइम पे पंजाब का हॉकी में नाम चलता था, राइट, और मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूँ कि वहाँ से ऐसे ऐसे प्लेयर निकलेंगे जो कि सोचते रहेंगे ये, राइट, उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है। वो कंपैरेटिवली, अगर मैं अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया की बात करता हूँ, तो हमारे पास एक नेचुरल इन्वायरमेंट है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, राइट। जो बॉडी का जो एक ताकत होनी चाहिए जो बॉडी के अंदर, मुझे लगता है हमारे पहाड़ी एरियाज़ में या गाँव के एरियाज़ में वो लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कंपैरेटिवली उसके। और जब आप स्पोर्ट्स में जाते हो तो स्पोर्ट्स में जाने के लिए आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर और बॉडी कितनी स्ट्रॉन्ग है वो बहुत मैटर करता है। और जो है हम लोगों की पहले से ही डाइट वैसी है, गांव के लोगों की डाइट पहले से ही वैसी है, क्योंकि वो यंग फूड पे निर्भर नहीं है। और अगर मैं अदर स्टेट्स की बात करता हूँ तो मैक्सिमम जो हम लोग हैं वो जो है रहते हैं यंग फूड्स पे निर्भर रहते हैं। दिन में एक ना एक बार तो खाएंगे ही खाएंगे कुछ ना कुछ,
लेकिन वो नहीं होते, उनको जब भी भूख लगेगी भैया खाना ही खाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ही नहीं है, मार्केट ही नहीं है, उल्टा सीधा खाएंगे क्या, आ जाके खाना ही खाएंगे। और खाना जो होगा, जो अनाज होगा वो घर के खेत का है, तो और ज़्यादा जो है उनको मिलावट वाली चीज़ें नहीं मिलती, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें तो वो घर से ही निकाल लेते हैं, खेती से। विराट कोहली के प्रति प्रेम कितना है उधर? जान है वो सबकी, पूरे हिंदुस्तान की, वो इंसान। आपके फेवरेट क्रिकेटर? धोनी हमेशा से रहे हैं, यस महेंद्र सिंह धोनी। हमेशा से रहे हैं और रहेंगे, बिकॉज उस बंदे ने बेशक एज अ बैट्समैन या एज अ विकेट कीपर वो बंदा आया। सौरभ सर को मैं बहुत मानता था, उन्होंने इंडिया को एग्रेसिवली खेलना सिखाया। सौरभ सर के पास कुछ प्लेयर ऐसे आ चुके थे पहले से ही जो कि ऑलरेडी हीरे थे। मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, युवराज सिंह था, मोहम्मद कैफ था, जो है उसके बाद वीरेंद्र सहवाग था। तो ये 3-4 प्लेयर जो थे, ये सारे के सारे फास्ट खेलने वाले प्लेयर थे, और इनको गांगुली जी ने ऑलरेडी सेटल्ड कर दिया था। अब जैसे ही ये लोग शिफ्ट हुए धोनी जी के पास, फॉर एन एग्जांपल मैं जैसे T20 की ही बात कर लेता हूँ, वर्ल्ड कप के दौरान, तो धोनी को सिर्फ अपना माइंड लगाना था, उसको गाइड करना था, और मुझे ग्राउंड पे जाके क्या प्ले करना है या मुझे क्या सर्कुलेट करना है अपने प्लेयर्स के अंदर कि मेरा सब कुछ सही बैठे। और धोनी जी ने वही काम बहुत बढ़िया किया। तो नीरज भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक धन्यवाद जी। आप टीवीडी पॉडकास्ट में आए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे नहीं पता थी, आपके थ्रू मुझे पता चली, और ऑडियंस को भी आई एम श्योर बहुत मज़ा आया होगा और बहुत कुछ जानने को मिला होगा इस पॉडकास्ट के अंदर। थैंक यू सो मच भाई, आपसे फिर मुलाकात होगी और एक और पॉडकास्ट हम ज़रूर करेंगे। श्योर। मैं पूरे इंडिया से बस लास्ट में जाते हुए एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपना कल्चर मत छोड़ो। वेस्टर्न कल्चर अपना के कोई फ़ायदा नहीं है। वेस्टर्न कल्चर कितना टाइम हुआ जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ को डेवलप हुए, कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन उनका कल्चर आज की डेट में ख़त्म होने पे आ चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ, आप देखेंगे फॉर एन एग्जांपल इस्कॉन टेम्पल में ही, या आप जो है यूपी में चले जाइए, आपको बहुत सारे अंग्रेज़ मिलेंगे जो कि हिंदू धर्म अपना रहे हैं। अगर टाइम स्पेंड करना है तो अपनी कंट्री पे करो, अपनी स्टेट पे करो, अपने घर पे करो। अरे फॉरेन कंट्रीज़ में आप जाके कमा रहे हो, ठीक है, लेकिन जितनी मेहनत तुम लोग वहाँ करते हो ना, 12-12, 14-14, 15-15 घंटे काम, वही काम तुम यहाँ कर लो ना, तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हिंदुस्तान को छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एटलीस्ट अपने देश के लिए तो काम करोगे। अभी तो तुम उनके लिए काम कर रहे हो, क्या फ़ायदा। मतलब ये तो वही बात होगी, पड़ोसियों का काम कर रहा हूँ, पड़ोसियों का घर बना रहा हूँ, या पड़ोसियों की दुकान बना रहा हूँ, और बाद में मेरे को क्या मिला, दिहाड़ी मिली और काम ख़त्म। लेकिन भैया डेवलपमेंट तो तूने उसकी कर दी, ज़िंदगी का वो कीमती टाइम तो तूने उसको दे दिया जिस टाइम पे तूने अपने लिए काम करना था। भाई लिटरली आपसे और बात करने की इच्छा हो रही है, ठीक है, और पॉडकास्ट आगे करने की इच्छा हो रही है, बट टाइम लिमिटेशंस को देखते हुए हमें यहाँ पर पॉडकास्ट एंड करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच नीरज भाई, टीवीडी पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू। ये थे नीरज भाई। आप सभी लोगों को आई एम श्योर कि इस पॉडकास्ट से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, बहुत सारी जानकारियाँ मिली होगी, और टीवीडी पॉडकास्ट का उद्देश्य भी यही है कि जितने भी लोग बहुत सारी टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो अभी तक भारत की ऑडियंस को नहीं पता है कहीं ना कहीं, उन टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। स्पॉटिफाई पर जाकर जरूर सुनिएगा, सपोर्ट करते रहिए टीवीडी पॉडकास्ट को, और हमें कमेंट सेक्शन पे बताइए कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा और किस टॉपिक पर अब हमें अगला पॉडकास्ट बनाना चाहिए, ये भी आप बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल दी एंड। रील्स बनाइए, शॉर्ट्स बनाइए, जो बनाना है बनाइए, फील फ्री टू क्रिएट, फील फ्री टू अपलोड। तो जमे रहिए, बने रहिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए, विशाल दवे को बिता दीजिए। जय श्री कृष्णा। काम करो, एंजॉय करो, लाइफ इज ऑल अबाउट दैट। एंड देखते रहो टीवीडी पॉडकास्ट।